नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, लूसेंट हम लोगों ने अपने चैनल पर शुरू करने का निर्णय लिया है और लूसेंट को बहुत ही अच्छे से कराया जाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को जितना हो सकता है आप एक दूसरे से शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। लूसेंट को पढ़ाने का तरीका आज बिल्कुल ही अलग आप लोगों को मिलेगा। लूसेंट लगभग 400 पेज के आसपास है, 400 साढ़े 400 पेज के आसपास है। तो उसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, कितने पेजेस डेली करेंगे, कितने टॉपिक्स डेली करेंगे, उसके हिसाब से लूसेंट को किया जाएगा। ये नहीं कि बस लूसेंट उठाई और एक तरफ से रीडिंग शुरू कर दी। लूसेंट को सबसे पहले हम लोगों ने भारतीय संविधान से शुरू करने का फैसला किया है। उसका कारण बहुत ही इजी है, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि आजकल जो युवा हैं और जो स्टूडेंट हैं उनको राजनीति के बारे में काफ़ी जानकारी भी है और वो संविधान को बहुत इजीली समझ भी सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भारतीय संविधान से ही शुरू किया जाए और आगे के जो भी सब्जेक्ट्स होंगे वो हम लोग आप लोगों से कमेंट करेंगे, उससे डिसाइड कर लेंगे कि नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाया जाएगा। पहले भारतीय संविधान को हम पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान में आज हम लोग भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास वगैरह ये जो भी है हम लोग पढ़ेंगे। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग सभी लूसेंट की किताब परचेज कर लें। जिसके पास किताब नहीं है वो मुझे बता दे, मैं ये जो पीडीएफ है वो बना के अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप उससे भी रिवीजन कर सकते हैं या फिर जो मैंने वीडियो बनाई है वही काफ़ी है, जो वीडियो बन रही है वही काफ़ी है, आप बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो भारतीय संविधान में लगभग 40 पेज के आसपास हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो 40 पेज को हम लोग डेली 2 या 3 पेज या 4 पेज जितना भी हो सकता है मैक्सिमम करने की कोशिश किया करेंगे। बस उतना ही करेंगे जितना अच्छे से समझ सके, है ना। ऐसा नहीं है कि एक एक दिन में 10-10 20-20 पेज कर दिए लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान लूसेंट में आप लोग देख लीजिए। जिसके पास भी किताब नहीं है वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखे, इसी से कवर हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। तो भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास क्या रहा है, आप सभी को पता ही है कि अंग्रेज 1757 ई की पलासी की लड़ाई और 1764 ई के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने स्वागत संघ का शिकंजा कसा। ये जो लड़ाई हुई थी इससे तय हो गया था कि अब अंग्रेज जो है भारत से नहीं जाने वाले हैं। तो इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। अब इनको शासन भी चलाना था। अब भाई शासन भी अगर चलाना है तो उसके लिए कोई कानून तो इन्हें बनाना ही पड़ेगा। अगर कानून नहीं होंगे तो कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इसलिए क्या किया, अंग्रेजों ने कुछ समय समय पर कई एक्ट पारित किए। जो एक्ट पारित हुए उसी से अपने संविधान को बनाने की सीढ़ियां बनी। तो इसमें सबसे पहला जो एक्ट था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अब इसे पढ़ लेते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। तो इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। दूसरा है, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा पहली बार कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली थी। कंपनी के
लोग जो हैं प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों कार्य कर सकते थे। और तीसरा है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। इसके महत्व में आप लोग पढ़ सके हैं कि क्या क्या है। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं क्या थी? तो विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। पहले बंगाल के गवर्नर को गवर्नर कहते थे, लेकिन अब क्या किया? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। तो मुंबई और जो मद्रास है उसके गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। ठीक है। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट मारिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को। ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाता है। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है विशेषताओं में, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। दूसरा क्या पॉइंट है? इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में प्रेसिडेंसी में एक सरकार स्थापित की गई, सरकार एक बनाई गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। तो एक तो गवर्नर जनरल हो गया और उसकी परिषद के 4 सदस्य जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ठीक है। तीसरी विशेषता, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि 1774 वो किस एक्ट के अंतर्गत, कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो ये की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत। कब की गई थी? 1774 में, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश याद कर लीजिए, अन्य न्यायाधीशों को याद करें ना करें, लेकिन चाहो तो आप याद कर लो। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे। इसको याद कर लें कि जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में कलकत्ता में, उसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वह थे सर एलिजा इम्पे। अब चौथी विशेषता हम लोग देखते हैं, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। इस एक्ट के अंतर्गत एक और बहुत अच्छी चीज की गई, ये की गई कि कर्मचारियों को निजी व्यापार, कोई अपनी तरफ से निजी व्यापार नहीं कर सकता था और भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत नहीं ले सकता था। बहुत अच्छा किया था काम। फिर 5वां है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। तो ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो 5वीं विशेषता क्या थी? इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से क्या किया? कंपनी ने नियंत्रण सशक्त कर लिया और राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया।